क्वेश्चन में हम लोग निकट दृष्टि दोष कर रहे थे, आज हम लोग को दूर दृष्टि दोष करना है। हाँ, एक सवाल था जो बोल रहे थे कि एक इंसान कितना डिग्री के कोण तक देख सकता है। तो आपको याद रखना है कि आप जब कभी कहीं खड़े होते हैं और आपके सामने से कोई पास से गुजरता है, अगर आप सामने भी देख रहे हैं और बगल से कोई गुजरेगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि कोई मेरे पास से गुजरा है। और ये एहसास इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें जो हैं, अगर दोनों आंखें खुली हुई हों तो 180 डिग्री तक देख सकती है। 180 डिग्री यहाँ से ऐसे एंगल शुरू होता है और ऐसे करके यहाँ समाप्त होता है। समझ में आया? तो कैमरे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 180 डिग्री या अलग अलग एंगल वाले आते हैं। हम लोग का आँख कुछ इस तरह का है कि हम 180 डिग्री तक देख सकते हैं। 576 मेगापिक्सल हम लोग का आँख का कैपेसिटी होता है मनुष्यों का। और दूसरा चीज़ कि एक आँख बंद कर लें तो एक आँख से 150 डिग्री तक देख सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर एक आँख से 150 डिग्री तो दो आँख से कै डिग्री? 150 150 कितना हो गया? 300। तो ऐसे जोड़ेगा तो गड़बड़ा जाएगा। समझ में आया? दोनों आँख से 180, एक आँख बंद कर लिए तो कितना? 150। ये याद रखना, 150 जोड़ मत देना। समझ में आया? कुत्ता 270 डिग्री तक देख सकता है क्योंकि उसका आँख कुछ इस टाइप का होता है। समझ में आया? 270 पीछे भी देख सकता है। चलो ठीक है, और क्या बता रहे थे? हाँ, 360 डिग्री का जो कैमरा आता है, सुनो, 360 डिग्री के भी कैमरे आते हैं। कुछ बहुत ही अजीब टाइप के कैमरे हैं, बहुत महंगे। हमारे देश में पता नहीं आता है कि नहीं, लेकिन दूसरे कंट्री में आपका ये है। ये कैमरे की खासियत होती है कि आप इस कैमरे को अगर आप अपने घर में लगा लें 360 डिग्री पर, तो 360 डिग्री का मतलब हुआ चारों तरफ। मान के चलो कि अगर आप अपने घर में 360 डिग्री का कैमरा लगा लेते हो तो जिस कमरे में लगाओगे या जिस बड़े हॉल में लगाओगे, उस कैमरे के जरिए चारों तरफ कवर होगा। इसको ना मतलब ऐसे समझो कि टाइम ट्रेवलिंग कैमरा कहा जा सकता है। टाइम ट्रेवलिंग कैमरा क्यों कह रहे हैं? कारण है। कारण ये है कि जब इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो इसके लिए देखने का भी अलग से मशीन है। अगर आप उस मशीन को अपने आँख पर लगा लो और मान के चलो कि तुमने एक ऐसा कैमरा अभी खरीदा जो अपने घर में लगा दिए और हमेशा के लिए रिकॉर्डिंग उसमें चालू कर दिया, तो अभी से लेके जितना उम्र तक तुम्हारा कैमरा वो काम करेगा, उसका अगर रिकॉर्डिंग हो गया और जीवन में कभी मन किया कि हम बचपन में कैसे जीते थे, हम अपने दादाजी या पापा सबको वैसा ही देख पाएँ, तो आप उसमें देख सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप पास्ट में जा चुके हैं। जैसे ही आप उस कैमरा से वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ है वो देखने के लिए जाइएगा तो अचानक से लगेगा कि आप बचपन में चले आए। आपके आसपास, आपके बगल में आपकी माँ, आपके पापा, सब कोई वही सब नज़र आएंगे। आँख पर केवल एक लगा रहेगा देखने वाला, और वो चीज़ बन चुका है। और इस चीज़ को की खासियत है कि आप अपना बचपन खुद देख सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आप पास्ट में चले गए, फील कीजिएगा। ये खासियत है उस कैमरे की। समझ में आया? तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ना भी है। तो अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और हम दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, और वो क्या है भाई? दूरदृष्टि दोष, दूसरा नंबर। तो आप दूरदृष्टि दोष लिख करके टेस्ट दीजिए। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष डैश दे करके लिखिएगा। इस दोष में दूर की वस्तु साफ साफ, दूर की वस्तु साफ साफ, इस दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है।
लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। साफ साफ दिखाई नहीं देती है। निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसका कारण अब लिखेंगे। कारण क्या होगा? कल क्या लिखे थे कारण में? हाँ, और गोल फैलने के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा? सिकुड़ने का, नेत्र गोलक के सिकुड़ने के कारण। हाँ, कारण, कारण लिख के डैश। नेत्र गोलक के सिकुड़ने के कारण फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र गोलक के सिकुड़ जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो हम कैसा बनाएंगे भाई? कुछ इस टाइप का। आया समझ में? अब बताओ, दूरदृष्टि दोष में आपको पता चल गया कि भाई हमारा फोकस दूरी क्या हो जाने वाला है? बढ़ जाने वाला है। तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा? रेटिना के पीछे। हमको कहाँ का वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है? दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है, और नजदीक का, नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमको कौन सा चीज यहाँ पे दिखाना है? नजदीक वाला नहीं दिखाने वाला या साफ साफ दिखने वाला? दोष में हम हमेशा दोष दिखाते हैं, तो हम तो दोष की बात कर रहे हैं। तो दोष क्या है? कौन सा चीज दिखाई नहीं दे रहा? निकट का कि दूर का? तो निकट का दिखाएंगे। और निकट का नहीं दिखाई देने का कारण है कि फोकस दूरी किधर चला गया? पीछे चला गया। तो हम निकट एक वस्तु ले लेंगे। जैसे ये वस्तु हो गया। अब इस वस्तु के लिए हम ऐसे एक लाइट के लिए एक किरण खींचे ना। अब ये किरण कहाँ पे जाके मिलाएंगे? इधर पीछे मिला दिए। ये हमारा फोकस हो गया। अब देखिए गौर से, यहाँ पे जब बन गया तो फोकस दूरी बढ़ गया है, और ये हमारा क्या है? वस्तु है। भाई जो बनाए हैं ये वस्तु है, इधर बन गया। तो यही हमारा दोष हो गया। कौन सा दोष हो गया? तो दूरदृष्टि दोष। इसे नीचे बना लेंगे और फिर इसका उपचार करेंगे। इसे नीचे बना लीजिए और फिर उपचार लिख करके डैश। उपचार में क्या लिखेंगे? कौन सा लेंस पर प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस। तो नीचे लिखिएगा, इस दोष को दूर करने के लिए, हाँ उपचार लिख के डैश। उपचार मतलब चाहे इलाज। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। 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 देखो, ये आपका आंख का लेंस हो गया। इसके बगल में कौन सा लेंस डाल देंगे? चलो उत्तल डालते हैं। उत्तल लेंस यहाँ पे हम डालेंगे। तो भाई ये वाला तो हटा ही दो। अच्छा, उत्तल लेंस डाल देने से क्या होगा? बहुत अच्छा बहादुर साहब। कहाँ होगा? रेटिना पर हमारा इमेज बनने लगेगा। यहाँ पर इमेज बनने लगेगा। इसको भी मिटा दे रहे हैं और हम इसे भी मिटा दे रहे हैं। अब यहीं पे हम सुधार करने वाले हैं। देखिएगा, ये नेत्र लेंस हो गया और इस जगह पर हम यूज कर रहे हैं क्या चीज़? क्या यही उत्तल लेंस है? इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। और यहाँ हम यूज करने वाले हैं उत्तल लेंस।
उत्तल लेंस किरणों को क्या कर देता है, ऐसे मोड़ देता है। देखो मोड़ दिया, फिर ये आएगा यहाँ पर तो फिर ये मोड़ देगा, ये किरण और ज़्यादा मोड़ देगा। जब ये और ज़्यादा मोड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा और टर्न करेगा, तो ये हमारा रेटिना है। तो अब हमारा लाइट कहाँ पे जाके मिल जाएगा, रेटिना पे जाके मिल जाएगा। ऐसे बोलो, ये भी हल्का मोड़ दिया। यहाँ पे हम उत्तल लेंस का प्रयोग किए, मोड़ करके फिर ये मोड़ा और मोड़ने के बाद रेटिना पर पहुँचा दिया, और इस तरह से हमको इमेज यहाँ पर मिल गया। ये बात समझ में आया? चलिए अब इस फिगर को बना लीजिए, ये भी बीमारी दूर हो गई। दो फिगर जरूर परीक्षा में बना के आना अगर आ गया तो, एक बीमारी वाला, दूसरा इसका इलाज वाला। हो गया? बन गया? आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा दोष है? इसका फिगर नहीं, डायरेक्ट हम लोग इसके बारे में लिख लेंगे, क्योंकि इसमें तो दोनों प्रॉब्लम होगा ना, तो इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है आपको। सीधे लिखिए जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि, नाम है जरा मतलब थोड़ा थोड़ा, दोनों थोड़ा थोड़ा हो जाए। और ये बीमारी किसको होती है? बूढ़े लोगों को। क्यों होता है? क्योंकि मांसपेशियां बुढ़ापे में क्या हो जाता है, शिथिल, हाँ मतलब सिकुड़ जाता है। बूढ़ा आदमी को देखोगे तो ये जो चाम होता है ना, वो झूल जाता है, सब ध्वंस हो जाता है, गिर हो जाता है। आपका भी होगा। तो चलिए लिखिए जरा दृष्टि दोष। लिखिए बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में मांसपेशियां शिथिल हो जाते हैं, मांसपेशियां शिथिल हो जाते हैं, मांसपेशियां शिथिल हो जाते हैं। शिथिल, ढीला ढाकर, ठेठ भाषा में शिथिल हो जाते हैं, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण नेत्र गोलक में, नेत्र गोलक में परिवर्तन आ जाता है, नेत्र गोलक में परिवर्तन आ जाता है। तब न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, और न नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। तब न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, और न नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, और न नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, और न नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, और न नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। हो गया? इसका कारण क्या लिखोगे? आए? कारण ना आपके डेफिनेशन में हो चुका है, ठीक से पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। क्या कारण है? मांसपेशियां का शिथिल हो जाना। समझ में आए? चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, लिख लो, कारण लिख के डैश।
बुढ़ापे में मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, बस इतना ही लिखना है। बुढ़ापे में या वृद्धावस्था लिख सकते हो, वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, मांसपेशियों का शिथिल हो जाना। उपचार में क्या लिखेंगे? लिखिएगा, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों तरह के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों तरह के लेंस के, दोनों तरह के लेंस के अर्थात, दोनों तरह के लेंस के अर्थात उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों तरह के लेंस अर्थात द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, अर्थात द्विफोकसी लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, माने दो दो फोकस वाला। हो गया। अब चौथा लिखना है क्या चीज? अबिंदुकता। लिखिए अबिंदुकता, अबिंदुकता लिख के डैश, अबिंदुकता। इस दोष में यदि क्षैतिज दिखाई देता हो, क्षैतिज दिखाई देता हो तो ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देता है, ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देता है। तो ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देता है, और यदि ऊर्ध्वाधर दिखाई दे तो क्षैतिज दिखाई नहीं देता है, और यदि ऊर्ध्वाधर दिखाई दे तो क्षैतिज दिखाई नहीं देता है, और यदि ऊर्ध्वाधर दिखाई दे तो क्षैतिज दिखाई नहीं देता है, और यदि ऊर्ध्वाधर दिखाई दे तो क्षैतिज दिखाई नहीं देता है। हो गया। कारण में लिखिएगा, यह आनुवांशिक बीमारी है, यह आनुवांशिक बीमारी है, यह आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक, यह आनुवांशिक बीमारी है। हो गया। जो जन्मजात होता है, जो जन्मजात होता है, जन्मजात होता है, उनके नेत्र गोलक पूरी तरह से गोल नहीं होते हैं, उनके नेत्र गोलक पूरी तरह से गोल नहीं होते हैं। पूरी तरह से गोल नहीं होते हैं। उपचार। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है।
बेलनाकार वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रिज्म के बारे में। ठीक है, देखिए अब हम लोग प्रिज्म का अध्ययन करने वाले हैं। ये जो हमारे पास है यही प्रिज्म है। इस प्रिज्म में सबसे पहला सवाल ये पूछेगा कि इसमें कितने सतह होते हैं। तो कितने सतह हैं? 5 सतह हैं। कितने त्रिभुजाकार और कितने आयताकार? ठीक से देखिए, आपके सामने एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा और एक पीछे, तो 2 गो त्रिभुज, अच्छा, और 3 गो आयताकार। ये बात समझ में आया? दूसरा चीज कि प्रिज्म जो होता है वो जरूरी नहीं कि केवल इसी आकार का हो। प्रिज्म का जो आकार है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश शायद यहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे उतना लाइट नहीं है, फिर भी आप यहाँ नीचे देखिएगा, यहाँ जमीन पर सब लोग आके देखिए, यहाँ नीचे देखिए, सभी बच्चे नीचे देखिए, क्या नजर आ रहा है? देख लो, यहीं पे प्रैक्टिकल भी हो गया फाइनल। अरे कौन रंग ऊपर है ये बताओ। हाँ देखा, रुक जाओ, यहाँ पे पकड़ने के बाद दिख रहा है, दिखाई दिया? बैठो बैठो बैठो, सबको दिखा, सबको दिख गया ना? आई थिंक लाइट, इंद्रधनुष नहीं था। मतलब आपने ये देखा ना जी कि भाई प्रिज्म क्या किया, कौन सा कमाल किया। प्रकाश कैसा है, किस कलर का है? 7 रंग का है, सफेद रंग का है। समझ में आया? तो प्रकाश सफेद रंग का तो है, परंतु उन सफेद रंग में 7 गो राज छिपा हुआ है। 7 गो किरण, जिसको याद रखने का तरीका है बै जा नी ह पी ना ला। याद रही? बैजानी ह पे नाला, याद रहेगा? बैजानी ह पीला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। लाल रंग पूरा याद हो गया? बोलो ये कौन सा रंग है? ये वाला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अभी जो देखा तुम, जा जामुनी, 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 जामुन रंग के, जामुन के रंग में जामुन को खा के देखना। सुनो तो सुनिए, प्रिज्म के अभी अभी हम प्रैक्टिकल करके हम लोगों ने देखा कि प्रिज्म से जब सफेद प्रकाश गुजरा तो गुजरने के बाद कितने रंगों में विभक्त हो गया? 7 रंगों में विभक्त हो गया। तो इससे ये साबित हुआ ना कि प्रकाश जो श्वेत रंग का होता है वो 7 तरह के रंगों से बना होता है। और ये पता करने के लिए प्रिज्म ही एक ऐसा चीज है जिसके जरिए हम इसको 7 रंगों में बांट सकते हैं। बात समझ में है? तो परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंग की किरणों में बट जाती है।
और इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म आप सीधे सीधे समझिए कि कांच या कोई भी पारदर्शी चीज से बना होगा, ऐसा सतह होना चाहिए कि इस तरह का कोण उसमें होना चाहिए, माने एक कोण बनना चाहिए। जैसे ये देखो, यहाँ एक कोण बन रहा है। अब हम तुमको एक चीज दिखाते हैं, उसको देख करके बताओ कि ये प्रिज्म है कि नहीं। बोलो, क्या ये प्रिज्म है? तो नहीं, ये प्रिज्म नहीं है। लेकिन इसका प्रिज्म का कुछ हिस्सा है जो प्रिज्म हो सकता है। जैसे गौर से देखो, ये ऐसे होगा ना, ये वाला, ये इधर से गया होगा, ये इधर से गया होगा, तो क्या इसी तरह का सतह नहीं होगा? ये इस टाइप का, समझ में आया? तो ये वाला हिस्सा क्या हो सकता है? प्रिज्म। यानी कि इसमें सीधा सीधा टॉर्च मारेगा ना, तो लाइट तो ऐसा ही पार कर जाएगा। लेकिन इस सतह पर, कोण पर टॉर्च बारेगा, अगर टॉर्च नहीं, श्वेत प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है वो बारोगे, तो ये कितने रंग में बट जाएगा? 7 रंग में। तो आप देखे होंगे कितने लोग गहना में भी प्रिज्म का प्रयोग करता है। कितना लोगों को, लड़की सबको देखा होगा, चाहे लड़का सब भी, गाला में उजला कलर का जैसे ही लाइट पड़ता है तो अलग अलग रंग चमकने लगता है। हाँ, होता है ऐसा। वो सब क्या है? प्रिज्म के वजह से ऐसा होता है। श्वेत प्रकाश पड़ेगा, अलग अलग कलर 7 रंगों में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने लगता है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के लिए जरूरी नहीं है कोई भी ऐसा कोण हो जो इस टाइप का हो। लाइट यहाँ से निकलेगा और इधर जब निकलेगा तो 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। इसी तरह का चीज तुम देखे होगे इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष का नाम सुने होगे कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद पानी के कुछ कण जो है हवा में फंस जाते हैं। हवा में जो कण फंस जाते हैं, उन पर जब प्रकाश पड़ता है, हवा के कणों पर जब प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश जैसे ही पड़ेगा तो उस बूंद में वो अगर चले गए तो जाने के बाद वही बूंद प्रिज्म जैसा काम करने लगता है। अब सोचो, कहीं जगह पर बारिश की बूंद हो फंसी हुई है और वहां पर अगर इंद्रधनुष बन रहा है, तो देखिएगा आसमान में इस तरह का कलर आपको जो है, इस तरह का इंद्रधनुष जैसा बना हुआ नजर आएगा। समझ में आया? तो यहाँ से भी सवाल पूछ देता है कि इंद्रधनुष का आकार कैसा होता है, और ऑप्शन ए में दे देगा वृत्ताकार, ऑप्शन बी में दे देगा अर्धवृत्ताकार, है ना, अर्धवृत्ताकार दे देगा, ऑप्शन सी में दे देगा परवलयाकार दे देगा, और ऑप्शन डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? इंद्रधनुष कैसा दिखता है? अर्धवृत्ताकार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि भयानक गलती है। समझ में आया? जो आपको दिख रहा है वो रियल थोड़ी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? परवलयाकार, जो कि भयानक गलती है। तो ए मैंने वृत्ताकार देखा है, इंद्रधनुष गोल होता है। आंसर क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा, जो कि भयानक गलत है। आंसर होगा वृत्ताकार। कितना गजब का जवाब है। यही तो बात है। कैसे इंद्रधनुष कभी देखे हो? तो तुम्हें दिखाई दिया होगा, ऐसे दिखाई देता है ना। तो याद रहे, इंद्रधनुष जब भी हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इंद्रधनुष का पूरा भाग देखते हैं। छत पर खड़ा होकर फोटो खींच लेते हो, इंद्रधनुष का पूरा फोटो थोड़ी खींच लिया तुम। इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो वो पूरा गोल बनेगा। इसको देखने के लिए तुमको ऊपर हेलीकॉप्टर लेके जाना पड़ेगा कि अरे हाँ, ये तो पूरा गोल है रे भाई। इंद्रधनुष जो बनता है ना, वो पूरा वृत्ताकार बनता है, हमको दिखाई आधा देता है। याद रखना। तो एक बहुत अच्छा सवाल आप लोग सीख गए। अब अपने बड़े बुजुर्ग जो भी हैं लोगों से पूछिए आप लोग भी कि इंद्रधनुष कैसा, तो कहेगा इंद्र के धनुष जैसा। तो गलत जवाब। इंद्र के धनुष जैसा ना तो दिखता है, वो होता है पूरा गोल होता है।
समझ में अब पता है इस सवाल में बीपीएससी में आ चुका सवाल है, और सब लड़का मार के आया है अर्धवृत्ताकार। अब बीपीएससी अपने आंसर की में जारी किया है कि वृत्ताकार। पूछा गया कैसे, तो भाई उसको पूरा ऊपर से जाके देखिएगा तो गोल दिखता है। समझ में आया? ये आप याद रखेंगे। आए क्या ऊपर से क्या इंद्रधनुष आपको बढ़िया से पढ़ाने वाले हैं, याद है? इंद्रधनुष जब बढ़िया से पढ़ाएंगे ना तो आपको अभी तो नॉर्मल बताए हैं, अभी एक से एक सवाल आपको इस पर हम बताएंगे। इंद्रधनुष बनने के पीछे कारण क्या है, कैसे बनता है, बूंद के अंदर ऐसा क्या होता है कि इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष किस समय में बनता है, किस समय में नहीं बनता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। और उससे पहले हम लोग को जानना होगा प्रिज्म के बारे में और साथ ही साथ वर्ण विक्षेपण के बारे में। तो प्रिज्म तो समझ ही लिए, और प्रिज्म किस चीज से बना होता है? कांच से बना होता है। तो ऐसा करिए कि पहले प्रिज्म के बारे में लिख लीजिए, प्रिज्म लिखिएगा। 3 आयताकार एवं 2 त्रिभुजाकार सतहों, 3 आयताकार एवं 2 त्रिभुजाकार जी काजल। आदित्य कौन है भाई? आदित्य जाओ। हाँ क्या लिखा सब? क्या लिखा सब? 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतह वाले पारदर्शी माध्यम, 2 त्रिभुजाकार एवं 3 आयताकार, यही ना बोले हैं? सतह वाले पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। सतह वाले पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, प्रिज्म को अगर 3D में बनाना हो, 3D का मतलब सब सतह दिखाना हो, तो उसका फिगर अलग बनता है। जैसे कि मेरे साथ फिगर बनाओगे, देखो मैं 3D वाला फिगर बना रहा हूँ, लेकिन बोल चाल के पढ़ने के लिए लिखने के लिए अलग बनेगा। तो 3D वाला फिगर बनाने के लिए देखो तुमको 3 गो इसे बिंदु दे देना है। दे दिया सब? दे दो। मेरे साथ बनाओगे तो समझ में आ जाएगा कैसे बनाना। बन गया? हो गया। अब देखो इसके सिद्ध में एक बिंदु यहाँ देना है। हाई जो बिंदु है इसके सिद्ध में एक बिंदु यहाँ पे देना है, यहाँ इसके सिद्ध में, और इसके सिद्ध में एक बिंदु यहाँ देना है। दिया गया। अब सारे बिंदु को देखो कैसे मिलाएंगे। हाई जो है ये वाला बिंदु इससे मिलेगा, ये वाला बिंदु इससे मिलेगा, और ये वाला बिंदु इससे मिलेगा। मिल गया? मिल गया। अब देखो क्या करना है। हाई एक त्रिभुज यहाँ बना देना है। बना? बोले हैं कि साथे बनाओ। अब एक त्रिभुज यहाँ बनाओ। बोलो बन गया? तो ये हमारा प्रिज्म हो गया, जिसमें 2 गो त्रिभुज, एगो त्रिभुज आगे, एगो त्रिभुज पीछे, एगो इधर, एगो उधर, एक नीचे। समझ में आया? अब सुनो, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इस कोण को ए बोलते हैं, यानी प्रिज्म कोण बोलते हैं। प्रिज्म कोण। यहाँ पे नीचे लिख देना 3D में, माने 3 विमीय। और इसको 2D में बनाना हो तो 2D में बनाने के लिए खाली आगे वाला त्रिभुज बना देना है, ऐसे बस। ये तुम्हारा जो कोण हो गया, इसको ए लिख सकते हो, ए। हो गया? अब पूछा जाए कि हाई दोनों सतह कौन सा सतह है, तो प्रकाश यहाँ से प्रवेश करता है और यहाँ से निकलता है। तो जहाँ से प्रकाश इन करे और जहाँ से निकले, तो ऐसे जगह को हम कहते हैं कि आर पार होने वाला जगह।
तो आर पर होने वाले जगह को अपवर्तक सतह बोल सकते हो, अपवर्तक। तो इसमें कितने अपवर्तक सतह हमारे लिए होंगे, तो ये दोनों अपवर्तक सतह है। लाइट यहाँ से इन करेगा, इधर से जब निकलेगा ना तो 7 गो निकलेगा। कल का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, कल का क्लास अगर नहीं करोगे तो आगे कुछ नहीं बुझाएगा, तो कल हम लोग इसके आगे देखेंगे।